नमस्कार, मैं चनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में तुलना विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मूल अधिकार जो संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है, व नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में दिए गए हैं। दोनों में चूँकि नीति निर्देशक तत्वों का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक होने के कारण कई बार दोनों में क्षेत्राधिकार को लेकर के विवाद सामने आते हैं, तो दोनों में तुलना और उस विवाद पर भी आज हम चर्चा करेंगे। मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर, पहला जो अंतर है वो देखते हैं। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में स्थित है और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में स्थित है। तो पहला अंतर देखते हैं हम, मूल अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, तो इन्हें न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है। इनके अतिक्रमण पर नागरिक न्यायालय के पास प्रार्थना कर सकते हैं, ये वाद योग्य है। अनुच्छेद 32 व 226 के तहत इन्हें संरक्षण प्राप्त है। वहीं बात करें नीति निर्देशक तत्वों की, तो इन्हें न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है, अतः नागरिक न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। तो एक तरफ न्यायालय की शरण ले सकते हैं, दूसरी तरफ नहीं ले सकते। एक तरफ वाद योग्य है, दूसरी तरफ नहीं है। दूसरा जो अंतर है वो देखें हम, तो मूल अधिकार स्थगित या निलंबित किए जा सकते हैं। आपातकाल की स्थिति में लोक व्यवस्था के लिए मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। वहीं नीति निर्देशक तत्वों को देखें तो उन्हें किसी भी स्थिति में स्थगित नहीं किया जा सकता है। तीसरे अंतर की बात करें हम मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में, तो वह है कि मूल अधिकार राज्य को कुछ निर्देश देते हैं तथा राज्य के किन्हीं कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, इसलिए मूल अधिकारों की प्रवृत्ति नकारात्मक है। वहीं नीति निर्देशक तत्वों को देखें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं, अतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है। तो एक तरफ नकारात्मक और दूसरी तरफ सकारात्मक। चौथा अंतर देखें हम, तो मूल अधिकारों द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होती है, वहीं नीति निर्देशक तत्वों द्वारा आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र, या यूं कहें हम कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। तो एक तरफ राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरी तरफ आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। पांचवें अंतर की बात करें हम, तो मूल अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति होती है, जैसा ये वाद योग्य है उसी में दिखता है। वहीं नीति निर्देशक तत्वों के पीछे कानून की शक्ति न होकर के केवल राजनीतिक व नैतिक शक्ति होती है। नैतिक दृष्टिकोण से आवश्यक है इनकी पालना, और राजनीतिक है यहाँ पे जनमत की शक्ति इसके पीछे होती है। छठवें अंतर की बात करें तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों और राज्य के बीच के संबंध की विवेचना की गई। एक राज्य के अंतर्गत ही उसके नागरिक और राज्य दोनों के बीच संबंध कैसा होना चाहिए। वहीं नीति निर्देशक तत्वों में राज्य के संबंध तथा उनकी अंतर्राष्ट्रीय नीति की विवेचना है। जहां मौलिक अधिकार का राष्ट्रीय महत्व होता है, वहीं नीति निर्देशक तत्वों का अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है। आपने देखा होगा अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव की बात कही गई। तो एक तरफ राष्ट्रीय स्तर की और एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। सातवां अंतर देखें तो मूल अधिकारों को पूरा करने के लिए राज्य को बाध्य किया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए नहीं। आठवें अंतर की बात करें तो जो मूल अधिकार है ये राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं, उसको मना करते हैं कि आप जो है इस मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, ये काम आप नहीं करेंगे। वहीं नीति निर्देशक तत्व राज्य की शक्ति व कार्य में वृद्धि करते हैं, एक तरफ सीमित करते हैं, दूसरी तरफ वृद्धि करना। मूल अधिकार, नौवें अंतर की बात करें तो मूल अधिकार एक साधन है, वहीं नीति निर्देशक तत्व साध्य है, वह अंतिम लक्ष्य है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। 10वां अंतर देखें तो मूल अधिकारों का क्षेत्र सीमित है, वहीं नीति निर्देशक तत्वों का क्षेत्र मौलिक अधिकारों की तुलना में बहुत अधिक व्यापक है। तो ये जो 10वां जो अंतर हमें नजर आता है, एक तरफ क्षेत्र सीमित और दूसरे की बहुत अधिक व्यापक। तो इसी व्यापक क्षेत्राधिकार की वजह से दोनों के मध्य प्रधानता को लेकर के विवाद
होते रहे हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कई बार ऐसी घटनाएं हुई जिनसे संविधान के भाग 3 व 4 में प्रधानता को लेकर के विवाद खड़े हुए हैं। तो देखते हैं हम मौलिक अधिकारों को, क्या मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पर प्रधानता है। तो ये प्रश्न, मूल प्रश्न जो है, यह ध्यान रखना चाहिए कि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अधीन जो घोषणाएं हैं वो मूल अधिकारों की तुलना में अधिक व्यापक है। अतः इन दोनों के मध्य विवाद या विरोध होना स्वाभाविक है। इस संबंध में न्यायालय ने समय समय पर मार्गदर्शन दिया है जो इस प्रकार है। तो न्यायालय में जब विवाद गए तो उन्होंने क्या डिसीजन दिए हैं, वो इस प्रकार है। प्रथम है मद्रास राज्य बनाम चंपकम 1951 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि संविधान के भाग 4 और 3 में विरोध होने पर न्यायालय में भाग 3 को अधिमान दिया जाएगा। तो यहाँ पे भाग 3 को वरीयता देने की बात कही गई है। वहीं 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 39B और 39C में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों को बल प्रदान किया गया। तो 39B और C में जो नीति निर्देशक तत्व है उनको बल प्रदान किया गया तथा अनुच्छेद 31C जोड़ा गया, एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया और अनुच्छेद 31C द्वारा अनुच्छेद 39B व C को अनुच्छेद 14, 19 व 31 में वर्णित जो मूल अधिकार हैं उन पर अधिमान्यता प्रदान की गई। तो 39B व C को श्रेष्ठता प्रदान की गई, उनको प्रधानता प्रदान इसमें की गई 25वें संविधान संशोधन द्वारा। ये क्या कहते हैं 39B और C कि राज्य समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार करेगा जिससे कि इसका सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। तो भौतिक जितने भी संसाधन हैं उनका विकेंद्रीकरण करने की बात है, उनका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। तो 25वें संविधान संशोधन द्वारा इनको 39B और C को मूल अधिकारों पर प्रधानता दी गई। तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण निर्णय आया है 31C के प्रथम भाग को केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल 1973 का, जो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जो वाद था केशवानंद भारती विवाद, उसमें जो मूलभूत जो ढांचे का सिद्धांत उसके अंदर आया था तो उसके अंदर भी 31C को मान्यता दे दी गई, उसका जो है उसकी खिलाफत या उसको नहीं हटाया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 31C में पुनः संशोधन करके अनुच्छेद 39B तथा 39C के स्थान पर सभी अथवा किसी भी नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नियम को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14 व 19 का जो मूल अधिकार है उनका विरोध करता है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 31C में संशोधन करके 39B और C के साथ साथ अन्य सभी जो नीति निर्देशक तत्व है उनको भी यहाँ पे मान्यता दे दी गई कि उनका जो है विरोध, अगर 14 और 19 का विरोध करता है तो भी वो नीति निर्देशक तत्व ही प्रधान होंगे। अतः मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों की अधिमान्यता इसमें स्थापित कर दी गई। तो ये प्रधानता की बात है जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा उनको मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों की अधिमान्यता इसमें स्थापित कर दी गई। बात करें समन्वयकारी दृष्टिकोण की तो उसके बाद में जो मिनर्वा मिल्स वाद आया, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सिंह 1980 का जो वाद है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 31C जो है किसी कानून को तभी संरक्षण प्रदान कर सकता है जब वह केवल 39B और 39C नीति निर्देशक तत्वों की क्रियान्वित करने के लिए हो। तो केवल 39B और C के लिए ही उसको संरक्षण प्रदान होगा, भाग 4 में शामिल किसी अन्य निर्देश के लिए नहीं। तो अन्य जो भी नीति निर्देशक तत्व है उनके लिए नहीं, केवल 39B और C के ही प्रावधान को इन्होंने मान्य किया और वर्तमान स्थिति भी यही है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में एक सूक्ष्म संतुलन है, उनमें विरोध नहीं है, जिसे न्यायालय को समन्वयकारी दृष्टिकोण द्वारा बनाए रखना चाहिए तथा साधारण रूप से
नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों पर अधिमान नहीं दिया जाना चाहिए। तो दोनों में कोई विरोध नहीं है, बल्कि दोनों को साथ लेकर के चलने की बात यहाँ पे, संतुलन बनाने की, एक समन्वयकारी दृष्टिकोण की बात यहाँ पे कही गई है। इस प्रकार वर्तमान में भी यही स्थिति है, दोनों के मध्य समन्वयकारी संबंध है। तो अगर हमसे पूछे कि वर्तमान में कौन प्रधान है, नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार, तो यहाँ पे 39B और C प्रधान है। बाकी न्यायालय ने ये कहा है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं और नागरिकों का विकास करना ही दोनों का ध्येय है और अंतिम लक्ष्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। तो समन्वयकारी दृष्टिकोण यहाँ पे प्रस्तुत किया गया मिनर्वा मिल्स वाद के द्वारा। तो ये था मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में तुलना और उनकी प्रधानता की बात। मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व। धन्यवाद।